शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है एनजीओ। आज हम एनजीओ पर बात करेंगे। यह कोटेशन संख्या 9800 से लेकर 9801 तक है। इसमें एनजीओ के विभिन्न पहलुओं पर बात की गई है। देखिए, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन। ये जो एनजीओज हैं, यह इनका काम है दबाव समूह के रूप में काम करना। अब आप सोचेंगे कि ये दबाव समूह क्या है। दबाव समूह से हमारा तात्पर्य है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल होते हैं, विपक्ष होता है। ये सरकार पर अंकुश रखते हैं। उसी तरह से किसी भी देश या समाज में विभिन्न प्रकार के दबाव समूह होते हैं। वे सरकार की जो निरंकुशता है उस पर अंकुश लगाते हैं और सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में भाग लेते हैं या सरकार को डिक्टेट करते हैं। अब बात यह आती है कि एनजीओ की आवश्यकता क्यों है। देखिए, एनजीओ का जब शुरुआत हुई, उनका चलन हुआ, इनका कार्य था सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करना। एनजीओ दरअसल सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। इनका कार्य है गरीबी कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, पर्यावरण संरक्षण और आपदा राहत जैसे कार्यों में भाग लेते हैं। ये एक तरह से समाज सेवा करते हैं और समाज की देखरेख में अपना हाथ बटाते हैं। यह जो एनजीओ हैं, स्वराज्य का पक्षधर हूँ। मैं इनकी धर्म शुरुआत हिंदुत्व को अपना मार्ग मानता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की लाइन को बिल्कुल जी, ठीक आप कंटिन्यू समझता करिए। हूँ। इनकी शुरुआत राजनीतिक व्यवस्था में मैं जो कानून भ्रष्टाचार तोड़ना, था, जो अव्यवस्था थी, उसके समाधान के रूप में शुरू किया गया था। जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको शामिल किया गया था। अब बात आती है कि वर्तमान समय में क्या स्थिति है। देखिए, वर्तमान समय में एनजीओ की जो भूमिका है वह सकारात्मक कम, नकारात्मक ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के एनजीओज समाज सेवा के नाम पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर या और भी बाकी बातों के नाम पर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वह
इसकी आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। एक बार और ध्यान देने वाली है कि अब इनमें भी राज व्यवस्था की तरह भ्रष्टाचार घुस गया है और ये संस्थाएं भी भ्रष्ट हो चुकी हैं। देखिए, यह जो संस्थाएं हैं, आजकल इनका कार्य है ब्लैक मनी को वाइट करना। आज के समय में एनजीओ एक जरिया बन गया है ब्लैक मनी को वाइट करने का। मान लिया किसी के पास अवैध संपत्ति है, तो जो अवैध धन है उसे वो चाहता है कि खपाएं। तो उसे खपाने के लिए ऐसे उपाय करने पड़ते हैं, जिसमें एनजीओ भी एक है। इसके अलावा एक बात और आती है कि ये एनजीओ अब सरकार को ब्लैकमेल करते हैं। देखा गया है कि विभिन्न प्रकार के एनजीओ जन आंदोलन के नाम पर या और भी तरीकों से सरकार के बारे में असर डालते हैं और ये लगातार चल रहा है। इसके अलावा बहुत से एनजीओ ऐसे भी हैं जिनको विदेशों से सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है, और वे यहाँ पर समाज सेवा की आड़ में धर्मांतरण करते हैं। हमारे देश में चर्च है या इसके अलावा जो एनजीओज हैं, वह अपने आप को दिखाते हैं कि हम समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में वो लगातार धर्मांतरण करते हैं। इसके अलावा आपने यह भी सुना होगा, ये एनजीओज देश के विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे एक एनजीओ है भारत ग्रीन पीस। यह एनजीओ काफी खतरनाक है। यह बात तो करती है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है, लेकिन देखा गया है कि यह पर्यावरण के संरक्षण के नाम पर यह जो देश का विकास कार्य है, यह उसको बाधित करता है। अभी हाल ही की घटना है, कहीं पे कोयला खदान निकला था, उस पे इस संस्था ने यह कहते हुए रोक लगाई या रोक लगाने की मांग की कि इससे पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। इसी तरह से एक और एनजीओ है पेटा। ये पेटा का एक ही कार्य है, ये शाकाहार के नाम पर, जीव जंतुओं की सुरक्षा के नाम पर उल हरकतें करता है। इसका एक ही मकसद है कि जो हिंदू धर्म है या उस या संस्कृति है, उस पर आघात करना। आपने एक आंदोलन का नाम सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, यह मेधा पाटकर के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन ने जो नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था, उसके निर्माण में वर्षों तक रोड़ा अटकाया। अंत में जाकर वो बन पाया। तो ये इसी तरह से काम करते हैं। यह दिखाते हैं कि हम जनता के साथ हैं, हम जनता के
हमदर्द हैं, लेकिन इनके पीछे मकसद कुछ और होता है। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि अभी 2024 की बात है, नवंबर 2024 में मोदी सरकार ने कानून पास किया। उस कानून में यह बात आ गई कि अगर कोई एनजीओ देश के कानून का पालन नहीं करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसमें एक बात और आई कि यह जो एनजीओज हैं, इनको विदेशों से पैसा मिलता है, और ये जो पैसा आता है यह राष्ट्र विरोधी कार्यों में लगता है। जैसे हमारे यहाँ खालिस्तानी आंदोलन है, या अभी किसान आंदोलन हुआ था, इसमें भी ये पाया गया कि विदेशों से फंडिंग हुई थी। हमारे यहाँ एक कानून है FCRA, इसके अंतर्गत कोई संस्था जब देशों से पैसा लेती है दान स्वरूप, उस पे ये कंट्रोल करती है। तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर चंदा गलत तरीके से लिया जाता है तो एनजीओ को बैन कर दिया जाएगा। इसी तरह से आप देखिए, बहुत सारे संगठन हैं, ऐसे कि PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। यह जो संगठन है, यह अपने आप को अल्पसंख्यक और दलितों के लिए कार्य करता है, अपने आप को ये कहता है, लेकिन वास्तविकता हम और आप जानते हैं कि संगठन क्या करती है। ये जो एनजीओज हैं, ये इसी तरह से कार्य करते हैं, या मैं तो इनको कहता हूं कि ये स्लीपर सेल हैं। जब राष्ट्र विरोधी कार्य जो होते हैं, ऐसे लोग इन्हीं एनजीओज के माध्यम से अपना कार्य करते हैं। जैसे कि एक्सेस अवार्ड किसी को मिलता है या किसी को नोबेल मिलता है, तो आप देखते हैं कि वह किसी न किसी एनजीओ का अंग होता है। तो उस एनजीओ का यही काम होता है कि देश में व्यवस्था उत्पन्न करना। यह समाज सेवा का कार्य करते हैं या दिखावा करते हैं, और जब ऊपर से आदेश आता है, यह अपने कार्य में लग जाते हैं और व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। अभी हाल ही की बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एड पर बैन लगा दिया। ठीक है, यूएस एड क्या था? यूएस एड का जो उपयोग था वह देश के हित में ही था। उस पैसे से धर्मांतरण और न जाने क्या क्या कार्य होते थे। तो ये जो चीजें चल रही हैं, या ये जो एनजीओज हैं, ये इसी तरह से काम करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। देखिए, अभी आपने एक चीज देखी होगी, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है कि वो मामला है रिटल रेप, विवाह में बलात्कार। अब ये बात सुनने में ही अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा भी कानून आ रहा है कि कोई शादीशुदा औरत अपने पति पर आरोप लगा सकती है, इसने हमारे साथ दुष्कर्म किया। अब बताइए यह कानून कितना खतरनाक है। एक संगठन है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, वो दरअसल ईसाई से संगठन है, और उसने याचिका डाल रखी है, उस पर सुनवाई हो रही है। इसी से समझ आइए कि ये जो संगठन है, ये कितने खतरनाक हैं।
और ये जो चीजें हैं लगातार भारत में बढ़ रही है। भारत क्या, मैं तो कहता हूं कि हर देश में ऐसे एनजीओ काम करते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। आपको याद होगा सीरिया, सीरिया एक खुशहाल देश था, लेकिन वहाँ एनजीओज या जो वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज थे, उनमें ऐसी आइडियोलॉजी आई गई, ऐसा फितना पैदा किया गया कि आज वो देश चल चुका, वो बर्बाद हो चुका है। तो ये एनजीओ जैसे ही काम करते हैं। निष्कर्ष में हमारा यही कहना है कि हमें देखना है कि जो एनजीओ काम करते हैं उनका मकसद क्या है, उनका एजेंडा क्या है, और सरकार को भी चाहिए कि इसके बारे में वह सख्त रहे, जागरूक रहे और कठोर नीति का पालन करे। ये था आज का विषय परिचय, जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी शुरू करें। चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय पर बोलता हूँ। देखिए, जो एनजीओ हैं या फिर जिसे कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो विपुल जी ने कहा कि ये गैर सरकारी संगठन है। मुझे लगता है शायद ये संगठन है या संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या लगाएंगे आप? गैर सरकारी संस्था कहना अधिक उचित दिखाई देता है मुझे। पर आप देखेंगे कि इन संगठनों का काम क्या है, या फिर ये जो संगठनात्मक स्वरूप में दिख रहे हैं तो ये खुद को संस्था के रूप में रजिस्टर्ड कराते हैं। ये बने किस लिए हैं? तो ज्यादातर एनजीओ जो दिखाई देंगे आपको, वो दिखाई देंगे आपको समाज के कल्याण के नाम पर, गरीबों की मदद के नाम पर। कई जगह जो है एनजीओ वो लाइब्रेरी चलाते हैं। कई जगह आपको देखेगा एनजीओ जो है वो फंडिंग कर रहे हैं, कहीं मत्स्य पालन में फंडिंग कर रहे हैं। कहीं आपको दिखाई देगा कि वो जो है तालाब खोदने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से कई एनजीओ अलग अलग काम करते हैं। आप देखेंगे वृक्षारोपण के क्षेत्र में भी कई एनजीओ काम करने में लगे हुए हैं। भारत में आप देखेंगे तो भारत में दो तरह के एनजीओ आपको दिखाई देंगे। एक गवर्नमेंट सपोर्टेड, एक नॉन गवर्नमेंट। ये दो कैटेगरी तो हो गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक कैटेगरी और है, या दो कैटेगरी में कह सकते हैं। वो है, एक है जो भारत में दान के पैसे से चलने वाले हैं, और दूसरा है फॉरेन फंडेड है। आखिर ये करते क्या है? तो आप देखेंगे झारखंड में चले जाइए, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप आदिवासियों के इलाके में चले जाइए, मास स्केल पे जो कन्वर्जन होता है वो इन एनजीओ के माध्यम से ही होता है। और जब बात आती है पैसा को ठिकाना ठिकाने लगाने की, या फिर जो है ब्लैक मनी को एडजस्ट करना है, तो लोग एनजीओ को दान दे करके वहां भी जो है अपना डोनेशन शो करके अपने ब्लैक मनी को या फिर टैक्स से रिबेट पा लेते हैं। तो एनजीओ जो है यहाँ भी काम आते हैं। एनजीओ का दोनों अच्छा और खराब दोनों पक्ष दिखाई देते हैं। लेकिन वर्तमान में जो एनजीओ की जो स्थिति है वो केवल और केवल ब्लैकमेलिंग तक जो है दिखाई देती है, या फिर कई मामलों में तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी दिखाई देती है। जैसे 2014 की जब हम बात करते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय जो है भारत में लगभग 14,000 जो एनजीओ थे वो बैन किए गए। भारत में भी जो है लगभग लगभग 3 लाख के आसपास जो एनजीओ हैं वो चल रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बनाया है,
तो उसने नरेंद्र मोदी की सरकार आने के कुछ समय के बाद ही लगभग 14,000 एनजीओ को कैंसिल किया गया, उनको बैन कर दिया गया। और बैन करने का कारण क्या है, तो पाया गया कि ये इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे जो कि राष्ट्र विरोधी थी, या तो मास स्केल पे कन्वर्जन करने में लगे हुए थे, कहीं आंदोलनों को प्रायोजित करने में, फंडिंग करने में लगे हुए थे। विपुल जी ने एक बताया ही अभी किसान आंदोलन का। चाहे आप कितनी ही तारीफ करिए या विरोध करिए, लेकिन इस बात में दो राय नहीं है, किसान आंदोलन में कनाडा से और कई देशों से बहुत बड़े स्तर पर फंडिंग की गई। अनस्टेबल करने का प्रयास तो किया जाता है, वरना साल साल भर बैठ करके केवल इस तरह से जो है आंदोलन नहीं चल जाते हैं। तो एनजीओ का इस तरह से भी प्रयोग किया जाता है। अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि एनजीओ बैन क्यों करने पड़े। देखिए, एक तो राष्ट्रवादी विरोधी गतिविधियों में जो मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं एनजीओ की, भारत में आकर के किसी एक व्यक्ति विशेष को पकड़ लेते हैं। जैसे कि सीधे साधे लोगों को देखें तो एक अन्ना हजारे की बात कर लेते हैं। अन्ना हजारे को जो है वेस्टलैंड डेवलपमेंट के नाम पर एनजीओ ने पकड़ा और उन्हें जो है काम में लगा दिया कि आप वेस्टलैंड को जो है डेवलप करिए, और डेवलपमेंट करने के बाद उसे जो है विदेशी कंपनियां 2-3 साल के बाद उस जमीन को खरीद लें, आप तो साइड हो जाएंगे उस जमीन से, आपका काम खत्म। बेचारे सीधे साधे भोले वाले आदमी उसमें फंस भी गए। वही एनजीओ जो है बाद में अरविंद केजरीवाल का जो जिस एनजीओ से जुड़े हुए थे, शायद कबीर नाम से था या परिवर्तन नाम से, जो भी रहा हो, तो आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल को भी बाद में जो है मैग्सेसे पुरस्कार मिल जाता है। भारत में अगर आप फॉरेन फंडिंग से, विदेशों से पैसा लेकर के आप एनजीओ चलाएंगे तो आपको सारे अच्छे पुरस्कार मिल जाएंगे। लेकिन आप भारत में कभी एक प्रयास करिए, आप गांव से चंदा इकट्ठा करके, पास पड़ोस से चंदा इकट्ठा करके आप कुछ काम करने का प्रयास करिए, आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, भले ही आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पुरस्कार तभी मिलेगा जब आप फॉरेन फंडिंग पर काम करते हैं। आप उनके नोटिस में आने चाहिए या फिर उनके अनुसार काम करने चाहिए, सीधे शब्दों में तो ये कह सकते हैं। तो जितने भी एनजीओ चल रहे हैं भारत में, दोनों तरह के एनजीओ हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एनजीओ हैं, जैसे कि अभी विपुल जी ने बताया केरल में कौन सा संगठन है, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। क्या करता है ये, इंडिया के अगेंस्ट एक आर्मी बनाने में लगा हुआ है। तो इस तरह के भी संगठन है। मुझे लगता है कि इन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, और जो एक्ट बनाया हुआ है उस एक्ट का मकसद ही यही है। लेकिन भारत में इनकी जो निवेश होता है, वो निवेश निवेश जो है लगभग लगभग मुझे लगता है 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का निवेश जो है हर वर्ष होता है। शायद ये हो सकता है कि अब राशि बढ़ भी गई हो, क्योंकि मैं बहुत पहले के आंकड़े की बात कर रहा हूँ। तो इतने मास स्केल पर जब आपके यहाँ पर निवेश होता है, तो सवाल यही खड़ा हो जाता है, क्या निवेश करने वाले इतने बड़े दानी हैं जो अपने देश में एनजीओ नहीं चला रहे हैं, अपने देश में गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं, उनके देश देश में क्राइसिस आ रहे हैं या उनके देश में लोग जॉबलेस हो रहे हैं, वो उनको देने के लिए तैयार नहीं? आखिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि वो अपने देश में निवेश न करके आपके देश में निवेश करने आते हैं? तो निवेश करने का सीधा सीधा है कि वह लक्ष्य के साथ आते हैं, या तो उनको कन्वर्जन करना है, या तो डेमोक्रेसी को अनस्टेबल करना है। और यही कारण है कि ये 14,000 एनजीओ प्रधानमंत्री जी को तुरंत जो है प्रधानमंत्री पद लेने के बाद कुछ समय बाद ही बैन करने पड़ गए, क्योंकि इनकी गतिविधियां जो है सबकी संदिग्ध थी। तो मुझे लगता है कि एनजीओ की भूमिका जो है कई कई मामलों में जो है सार्थक भी है समाज में। और इन पर अगर नजर ना रखी जाए तो बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हैं, या फिर ब्लैक मनी को जो है वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बताएं। आप सभी बंधुओं को नमस्कार। बताइए आदरणीय। बहुत अच्छा मुद्दा ये है कि जो लोग विदेशी फंडिंग से काम करते हैं उनको जो है पुरस्कार मिलते हैं। अब इस बात को आगे, यहीं पर यह बात खत्म नहीं हो जाती। इस बात को और आगे ले जाना है कि ऐसा क्यों? क्या भारत सरकार अपने लोगों के अच्छे कामों को इग्नोर कर जाती है, या उसके पास यह ताकत नहीं है कि वह शरीफों को आइडेंटिफाई कर पाए?
दो में से एक ही बात हो सकती है। या तो वो चाहती हो करना, या वो ना करना चाहती हो। और ऐसा कुछ है नहीं कि वो नहीं करना चाहेगी। जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, सबने भारत के विकास में योगदान दिया है। और सब अपनी काबिलियत के अनुसार इस प्रयास में रहे हैं कि जनमानस का भला हो। तो उन्हें यह स्वतंत्रता क्यों नहीं प्राप्त हो पाई कि वो शरीफों को आइडेंटिफाई कर पाए, अपने लोगों को वह पुरस्कार दे सके, और इस बात को वह आगे बढ़ा सकें कि समाज इकट्ठा हो और अपने पैसे से अपने भले के लिए काम करे। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सब लोग अच्छे रहे हैं, और इसमें ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है कि जो यह कर पाया हो, किसी भी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कर पाया, तो भारत में जरूर किसी न किसी का हस्तक्षेप चल रहा है, या दुनिया में किसी का हस्तक्षेप चल रहा है, जो ये चाहता है कि इस लाइन पे काम हो, इस लाइन पे काम ना हो। और उसके आगे सरकारें झुक जा रही हैं हमारी इस नीति से कि हम अपने सरकार का विरोध करने लगते। हम हमेशा सरकार सत्ता को पलटने के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं, जिसका फायदा विदेशी उठाते हैं, और वह सरकार को अस्थिर करके उनके ऊपर लगाम लगाते। हम लोगों में यह सुधार करना पड़ेगा कि हम समाज के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के रूप के लिए प्रयास करें। सत्ता के पक्ष और विपक्ष में बोलना बंद करें। यदि हम लोग सत्ता के बारे में ही सोचते रह गए, तो जो विदेशी ताकत है, जिसे राय साहब ने बताया, वो हमेशा कामयाब रहेगी, हर प्रधानमंत्री को वो पकड़ लेगी। और प्रधानमंत्री पकड़ में आ गया, तो अगर कहीं ऐसा प्रधानमंत्री हो तो जिसका प्रदेश में भी सरकार हो, तो प्रदेश को भी पकड़ ले जाएगा। तो हमें सत्ता के अकेंद्रीकरण के लिए ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं चुनना है कि जिसका केंद्र में भी सरकार हो और प्रदेश में भी सरकार हो। हमें हमेशा यह प्रयास करना है कि केंद्र में अलग हो और प्रदेश में अलग हो, जिससे हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव कम बना सकें विदेशी ताकत, जो पैसा लगाने वाले पूंजीवादी लोग हैं। उसे हम अमेरिका नहीं कह सकते। अमेरिका के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि अमेरिका राज कर रहा है दुनिया पर। नहीं, जो कंपनियां अमेरिका को गुलाम बनाए हुई थी, वो लोग दुनिया पे राज कर रहे हैं, और वो साथ साथ अमेरिका पे भी राज कर रहे हैं। दुनिया का इकलौता देश अमेरिका है जिसके शासक वहां पर छोड़कर सत्ता नहीं गए। बाकी जगहों पर लोग स्वतंत्र हुए तो अंग्रेज उस देश से चले गए, उस व्यवस्था से चले गए। लेकिन अमेरिका में वही अंग्रेज जो वहां कंपनियां चला रहे थे, वह ब्रिटिश सरकार से अपने को बता दिए कि मैं आपका नौकरी नहीं कर रहा हूं। बाकी उन्होंने अमेरिका को गुलाम बनाए रखा। वे इतने असभ्य लोग हैं कि वह काफी दिनों तक दुनिया एकदम से यह मानने लगी थी कि स्त्री पुरुष को, सभी काले गोरे को, सबको समान अधिकार है, लेकिन वे अभी तक इस बात को नहीं मानते। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी सरकार अस्थिर न हो, और इसके लिए हमें हमेशा सत्ता के विरोध में नहीं रहना है। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं।
देखिए, मैं एक लाइन इसमें ऐड करना चाहूंगा। भारत में या दुनिया भर में जो एनजीओ चलते हैं, उनमें मुख्यतः अगर पैसा देखेंगे तो वो रॉकफेलर ब्रदर्स का ही पैसा उसमें ज्यादातर लगा होता है। यही लगभग लगभग इनको कंट्रोल करते हैं। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। आचार्य श्यामदेव जी आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अगर आप कुछ रखना चाहें तो आप भी रखें। नरेंद्र जी, आप कुछ बताएंगे तो बताएं, काफी दिन के बाद जुड़े हैं आप। सभी को नमस्ते। जी बताइए आदरणीय। क्या है कि कुछ नेता भारत में ऐसे हैं जो भारत का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अपने स्वार्थ के चक्कर में पूरा देश को बर्बाद कर देते हैं। विदेशी कंपनी बुला लेंगे, चाहे लोकल कंपनी को रजिस्ट्रेशन करा करके, और वो जो है रजिस्ट्रेशन करा करके और एक जो है कमाने का आधार ले करके विदेश में भेज देंगे। और भारत का जो है जनता का नुकसान होता है, भारत का नुकसान होता है, और जो नेता हैं वो माला माल हो जाते हैं। कुछ नेता जो है इस टाइप की गड़बड़ी करते हैं। उनको सोच समझ करके उसमें निगरानी अगर रहे सरकार का, तो गड़बड़ करेगा ही नहीं। जी, आचार्य श्यामदेव जी कुछ बोल रहे हैं। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। कोई और साथी बताएं। संजय कुमार तिवारी जी, आप कुछ बोल रहे हैं। जी ब्रिजेश जी, सभी लोगों को नमस्कार। जी बताइए आदरणीय। आज के चर्चा के विषय में मैं कुछ बिंदुओं को रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम, अगर हम एनजीओ की चर्चा कर रहे हैं तो एनजीओ के विषय में बस सिर्फ एक लाइन में एक शब्द कहना चाहूंगा कि एनजीओ की का जो गठन होता है, किसी भी एनजीओ का गठन, हेलो, जी बताइए आदरणीय। एनजीओ का जो गठन होता है, इसमें हमें पा रहे हैं कि एनजीओ के गठन के बाद एनजीओ अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं कर रहा है, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, जिससे वो अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। हमें थोड़ा सा गहराई से विचार करने के बाद आप लोग पाते हैं एनजीओ गठन के कुल 3 प्रकार के एनजीओ हम पा जाएंगे। अगर पूरा सॉर्ट आउट किया जाए तो एक एनजीओ वह होता है जो अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एनजीओ का गठन करता है। ऐसे एनजीओ ज्यादातर अराजक ही होते हैं। इनका उद्देश्य होता है ब्लैक मनी को वाइट करना, आतंकी संगठन तैयार करना, या सरकारों के विकास कार्यों को रोकना, धर्मांतरण करना, अस्थिरता फैलाना। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अभी देखा जा सकता है। दिल्ली बम ब्लास्ट केस में जांच में ये बातें सामने आ रही हैं कि जो डॉक्टर शाहीन है, वो एक एनजीओ का गठन करने वाली थी, जो सफल नहीं हुई, जिनका उद्देश्य था कुछ एनजीओ के माध्यम से रिक्रूट करना महिलाओं का। दूसरे प्रकार का जो हम एनजीओ पाते हैं, वो सिर्फ यश और धन कमाने के लिए अपने आप को एनरोल करते हैं। उनको नाम मिल जाए और एनजीओ के आड़ में धन कमा ले। लेकिन कुछ एनजीओ तीसरे ऐसे भी हैं जो गांवों में, कस्बों में, छोटे शहरों में पाए जाते हैं, जो वास्तविक सामाजिक सेवा से जुड़े होते हैं और करते रहते हैं। अभी हम देखते हैं कि एनजीओ पर नकेल कसने के लिए सरकारों का जो नियम बना, जैसे एफसीआरए का अमेंडमेंट हुआ 2020 में,
इससे पूर्व इसका गठन तो 1976 में ही हो गया था, लेकिन इसका अमेंडमेंट 2020 में हुआ, तो कई बड़े बड़े एनजीओ इसके जद में आए और उनके ऊपर रोक लगी। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हुआ, ग्रीन पीस इंडिया हुआ, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क हुआ, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन हुआ। इस तरह के तमाम नेटवर्क, तमाम एनजीओ पे रोक लगाई गई, उनके लाइसेंस रद्द किए गए, उनके खाते फ्रीज हुए। ये दिखाती है कि समय समय पर कानूनों में अमेंडमेंट भी बड़ा आवश्यक है, लेकिन इसके अनुकूल कुछ कानून नहीं बने हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। अब जो दूसरे प्रकार के एनजीओ की मैंने चर्चा करी कि नाम और धन कमाने वाले एनजीओ, यही यश और धन कमाने वाले एनजीओ जब एक अवस्था में बड़े एनजीओ का स्वरूप धारण कर लेते हैं, तब विदेशी ताकतें, सरकारों को अस्थिर करने वाली ताकतें इनके संपर्क में आ जाती हैं और इनका लालच बढ़ जाता है। अब मेरा सुझाव है कि ठीक है, एनजीओ एक तरह से देखा जाए तो आवश्यक भी है समाज के लिए, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो बड़ा घातक भी हो रहा है समाज देश हित में। तो मेरे समझ में कुछ चीजें जो होनी चाहिए वो ये हैं कि इनके निर्माण में तरलता के बजाय कठोरता बड़ी आवश्यक है। पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि धार्मिक आधार पर किसी भी एनजीओ के निर्माण पर पूर्णतया प्रतिबंधित होना चाहिए। दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग बाइलाज में बड़ी भ्रामक दावे करते हैं। जैसे एक शब्द ये इस्तेमाल कर लिए, सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा में सड़क सफाई, नाली सफाई से लेकर के अंगदान तक बहुत कुछ आ जाता है। तो अगर ऐसा हो जाए सरकारों के द्वारा कि स्पेसिफिक चीजें उसमें वर्णित करें कि हम सामाजिक सेवा करेंगे तो कौन कौन से करेंगे, उन कार्यों के इतर अगर वो कुछ करती हैं तो उनको हम दायित्व न मानकर इनका कर्तव्य माने और इनको चेक करें, इनको रोकें। यानी ये निर्धारित करें कि हम फला 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 3 काम, 4 काम, 5 काम, रक्तदान ही करवाएंगे, अंगदान ही करवाएंगे, या केवल अन्नदान ही करेंगे, हम भंडारा ही लगवाएंगे। इस तरह का जो भी एनजीओ इनका, या वृक्षारोपण ही करवाएंगे, तो वृक्षारोपण करवाने के अलावा यदि आप सड़क की सफाई कर रहे हैं तो हम उनको रोकें। अब ये अड्डा बना लेते हैं अपने धर्मांतरण का, अपने पैसा कमाने का। दूसरा एक सुझाव मेरा है कि यदि एनजीओ के गठन के साथ ही उसकी आयु निर्धारित कर दी जाए कि किसी भी एनजीओ का गठन एक फला निश्चित समय सीमा के लिए ही होगा, इस दौरान यदि आप अपनी उद्देश्य प्राप्ति कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं, चूंकि सामाजिक सेवा में उद्देश्य प्राप्ति कभी हो नहीं पाती, फिर भी आपका क्रियान्वयन इस समय के बाद रोक दिया जाएगा। और साथ में एक क्लॉज और लगाया जाए। अगर ऐसा होगा तो प्रश्न ये उठता है कि मिस्टर यक्स ने एक एनजीओ खोला, 5 साल की उनकी समयावधि दी गई, वो नाम खत्म किए, दूसरे नाम से अगले 5 साल वो दूसरा एनजीओ खोल लेंगे। उसके साथ एक क्लॉज लगाया जाए कि जो उस एनजीओ का जिम्मेदार व्यक्ति हो, जिम्मेदार पदों पर आसीन व्यक्ति हो, उसके साथ एक क्लॉज, एक शर्त लग जाए कि वह पुनः किसी एनजीओ का हिस्सा तो हो सकता है किंतु जिम्मेदार नहीं हो सकता। अगर इस तरह के कुछ सख्त कानून बनाए जाएं, नियम बनाए जाएं, तो शायद है कि एनजीओ जो हमारे हित के लिए बने थे वो कुछ हितकर कार्य ही करते रह जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, अब ये छद्म वेश धारण, अगर इनको लंबी अवधि मिल जाती है तो छद्म वेश धारण करके आते हैं। जैसे सेकमॉल का नाम अभी बहुत ही सुर्खियों में रहा है, सोनम वांगचुक जी की संस्था। शुरुआत में बड़ी प्रशंसनीय कार्य किया इन्होंने, बड़े अच्छे कार्य किए, लेकिन यदि मौजूदा समय में सूचनाओं को सही माना जाए तो अंततोगत है कहाँ जाकर लैंड किए, देश विरोधी स्थितियों में ही लैंड किए और अराजकता फैलाने वाली दशा में ही लैंड किए। इसलिए एनजीओ का आयु निर्धारण और जिम्मेदारों को पुनः जिम्मेदारी न मिलने वाली शर्त का होना और बायोलॉज में भ्रामक दावे न होना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, ये मेरा मानना है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी आदरणीय बताइए। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार।
अ, अभी प्रेजेंट में जो भारत में रजिस्टर्ड एनजीओ मैं देख रहा हूँ और जो कार्यान्वयन कर रहे हैं शायद वो 1,80,000 के आसपास है। और एनजीओ का जो मेन उद्देश्य रहा है अभी तक वो ये रहता है कि भाई समाज सेवा के लिए एनजीओ लोग बनाते हैं। लेकिन होता क्या है कि समाज सेवा तो के लिए उद्देश्य बनता है, और अगर जैसे कि हम कह रहे हैं कि भारत में जैसे कि बाहर की विदेशी फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, तो कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं और अच्छे मन से करने जा रहे हैं तो शुरू में तो मुझे नहीं लगता कि कोई साथ देता है। अकेले ही चलना पड़ेगा, एक दो लोग ही मिलकर मेहनत करते हैं और उस मेहनत को और उस स्ट्रगल को लोग देखते नहीं। क्योंकि ये जो स्ट्रगल करता है उसके रिजल्ट को तो सब देखते हैं कि बाद में किसने एडजस्ट करा। जैसे कोई सक्सेस होता है, कोई आईएएस बन रहा, तो उसकी जो जर्नी जो ट्रबल होगा वो कोई नहीं देखता, लेकिन उसकी सक्सेस को सब देखते हैं। तो एक एनजीओ जो खड़ा कर रहा है किस उद्देश्य से खड़ा गया वो था, लेकिन उसमें ये बात सही है कि लालच आता है कुछ समय बाद, क्योंकि पैसे की जरूरत होती है और जीने के लिए पैसे की भी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं लालच आता है, विदेशी फंडिंग से पैसा आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विदेश के लोग जो आप लोग कह रहे थे, मैंने सुना कई लोग कह रहे थे कि भाई वो अपने देश में क्यों नहीं लगाते, वहां पे भी समस्या है ना। तो हमारे यहाँ तो अभी तक ऐसा ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ भी कई लोग हैं फंड, हम लोग भी फंड करते होंगे जो छोटे हमसे छोटे जैसे हैं, जहाँ की हम मनी हमसे कमजोर है, वहाँ हम लोग भी पैसे लगवाते हैं, वो लोग हमारे लिए पैसे लगाते हैं, और हमसे ज्यादा डेवलप जो लोग हैं वो हमारे लिए लगाते हैं। और इसमें जो क्लॉज है वो सही कर रहे थे अभी कि भाई क्लॉज लगना चाहिए कि चेकिंग पॉइंट लगना चाहिए कि कैसा काम हो रहा है। अच्छा, एनजीओ का दो चीज और हो रही है कि जब वो सरकार के साथ काम करता रहता है तो शायद मुझे लगता है कि उसका सपोर्ट है। जैसे कई एनजीओ में मैंने देखा अभी एक दो काम कर रहे हैं, जैसे भारत वाला था एक, वो अभी चल रहा था कोई, वो भी एनजीओ के थ्रू चल रहा था। पोलियो वाला चला था, एनजीओ के थ्रू चला था, टीकाकरण, है ना। तो कई एनजीओ जो सरकार के साथ करते हैं तो वहाँ, और वही अगर सरकार के साथ कुछ एनजीओ जैसे मतलब डिस्प्यूट कहाँ होता है, जब वो किसी चीज पे सरकार का विरोध करते हैं तो उस एनजीओ का विरोध भी होता है, फिर उसके सारे क्लॉज चेक किए जाते हैं। तो ये तो डिस्प्यूट रहेगा अगर सरकार के साथ काम, और एनजीओ की जरूरत सरकार को क्यों पड़ रही है, बस ये काम तो सरकार का है, क्योंकि सरकार नीतियां तो बनाती है और ग्राउंड लेवल तक वो नीतियां कार्यान्वित नहीं होती। और समाज से भी जो लोग आते हैं समाज का चोला पहन के, वो शुरू शुरू में तो अच्छा अच्छा काम करते हैं, और कहीं ना कहीं जब पैसा आता है और लालच आता है तो वहां से गड़बड़ हो जाता है। अब ये तो समाज में ये तो पक्का है कि समाज में कुरीतियां तो हैं, और पैसे का लालच तो लोगों में आ गया है, क्योंकि सबने अपनी जरूरतें बना दी और पैसे की कोई सीमा है नहीं। एक आदमी को 1 लाख रुपए मिल रहा है तो उसे 5 लाख रुपए चाहिए, चाहे वो किसी को मार के लाए, लेकिन उसकी मंशा आ गई कि मैं 5 लाख रुपए कमाऊं, जबकि उसका काम 1 लाख से चल रहा है, लेकिन नहीं, उसे 5 लाख चाहिए। तो ये तो मानसिकता हो गई है हम लोगों की। अब वो ये चाहे शिक्षा के थ्रू ही हो या सामाजिक जो परिवार संगठित नहीं रहे उनकी वजह से रही हो, क्योंकि जब संगठित नहीं रहे तो कोई समझाने वाला नहीं है। और कई पीढ़ियां जब बदल जाती हैं, अब बच्चा है, हमारे बाद जो बच्चे हुए और वो बच्चे होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, तो जब ये शिक्षा समाज मतलब संगठित परिवार नहीं होगा, उन्हें कोई समझाने वाला है नहीं। तो जैसे शिक्षा ले रहे हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं। पहले गुरुकुल था, सामाजिक वो था, मतलब जॉइंट फैमिली थी, तो लोग मतलब डरते थे इन चीजों से। आज के टाइम में चाहे एनजीओ बना के काम कर रहे हैं, चाहे कहीं 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 ना कहीं भ्रष्टाचार इसके लिए बहुत बड़ा एक विषय है। और भ्रष्टाचार के साथ साथ जैसे जो करप्शन आ गया उसी में समाज में एक दूसरे के प्रति आदर ही नहीं है। कोई अगर सही भी बात कर रहा है तो उसी पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। किसी का विरोध और साथ देना, ये दोनों मतलब किसी को अगर सही बात भी कह रहे हैं तो उसे लगता है कि हमारा विरोध कर रहे हैं। अरे कि एक पॉलिसी बनी, मैं ये कह रहा हूँ एक पॉलिसी कोई बनाई गई फायदे के लिए, और उसको अगर वो बनाई गई और उससे अगर 75% लोगों को नुकसान हो रहा तो उस पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। लेकिन नहीं, कि वो उसे लगता है कि ये देश विरोधी विरोधी काम हो रहा है। और अगर एक पॉलिसी बनाई फायदे के लिए और 75% को लाभ हो रहा है तो उसका विरोध अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है। लेकिन इसको कौन जस्टिफाई कर रहा है, कोई नहीं। खाली दो शब्द लोगों ने आजकल बना लिए हैं कि विरोध करना है, विरोध कर रहे हैं, ये आतंकवाद नहीं है, ये देशद्रोही है। और बाकी
जो कुछ लोग क्या होते हैं, अच्छा हाँ एक चीज और कहना चाहूंगा, कुछ लोग जो है 80 इस समय क्या वो सब हमेशा 2-3 तरीके के लोग हैं इस देश में, खासकर अपने भारत में। तो मैं देख रहा हूँ, राजनीति को ऑब्जर्व करता हूँ। एक जो क्या करते हैं, जो सरकार से फायदा उठाते हैं, जैसे क्या हो गया, ठेकेदार प्रथा जो हो गया, ठेकेदार कर रहे हैं, ठीक। ये कुछ जो छोटे मोटे जो नेतागिरी कर रहे हैं, जो नेताओं के साथ घूमते हैं वो, और ये लोग हमेशा सत्ता के साथ रहेंगे और जो सत्ता से फायदा उठा रहे हैं, इनके नारे हमेशा सत्ता के लिए होंगे, चाहे वो अच्छा करे चाहे, क्योंकि वो उससे लाभ उठा रहे थे। अब इसमें होता क्या है कि जनता के प्रति, चाहे किसी की सरकारों में, सबके लिए कह रहा हूँ, इसमें ना मैं बीजेपी के समर्थन में बोल रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस के, ना मैं सपा के, ना मायावती, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि जब ये लोग सत्ता के साथ रहते हैं, और यही लोग, अब इसमें मीडिया भी घुस गया आज के टाइम में, मीडिया को भी पैसा चाहिए, वहां पे भी वही पैसा हर जगह चाहिए और कंट्रोल करा हुआ है, तो हमारे तक सही बात पहुंच नहीं रही, और जो जनता की जो समस्या वो वहीं की वहीं खड़ी है। 80% 70% के लिए अगर काम नहीं होगा तो ही पॉलिसी बननी चाहिए गरीब के लिए, और बन किसके लिए रही है? फायदा मिल रहा है अमीर को ज्यादा। और जो हम एनजीओ चलाएं चाहे कुछ चलाएं, कोई सी पॉलिसी बना रही, अगर वो नीचे के तबके के लिए नहीं बनेगी और नीचे तक उसका परसेंटेज ज्यादा नहीं जाएगा, तो सारी पॉलिसी बेकार है। मेरा ये मानना है, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे सरकार की कोई पॉलिसी हो। और इसमें मैं, हो सकता है मेरा सोचना गलत भी हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक नीचे का बंदा जो, और ये पुराने नेता जो सक्सेसफुल पॉलिसी को बना गए, जिनकी वजह से आज देश यहाँ तक पहुंचा है, वो लोग यही कहते थे कि सबसे कमजोर बंदे को अगर प्रॉफिट दे पाए हम लोग, तभी देश विकसित करेगा, चाहे वो नीति के थ्रू हो, चाहे वो राजनीति के थ्रू हो, चाहे हमारे व्यवहार से हो, चाहे वो सामाजिक संगठनों के थ्रू हो, चाहे वो एनजीओ के थ्रू। बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। हेलो हेलो। जी विजय जी, मैं थोड़ा सा जो है सुन दूंगा एक बाइट। हेलो हेलो। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। मुझको ये कहना है कि देखिए, अभी आप लोग जब से बैठे हैं 1 घंटे हो गए, केवल उसका माइनस ही देख रहे हैं। किसी चीज का दो अर्थ है इसका, एक भाववाचक है, एक रूढ़ है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये ब्रजेश राय ये है, तो ब्रजेश राय जी दो है। एक ब्रजेश राय है वो ब्रज वाला, ब्रज का नंद लाला, नंद का बेटा लाला, जो समझिए, उसको भी ब्रजेश है वो भी। एक दूसरा ब्रजेश है, गली नंबर 21 में रहता है, गुमानी वाला में। तो ऐसा ही है एनजीओ भी। एनजीओ तो आप भी जो सामाजिक शोध संस्थान है वो भी एनजीओ है। एनजीओ के लिए केवल रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, कि जो रजिस्टर्ड है, या सरकार का मत लेना, या एफआरसीए का मत लेना, विदेशी फंड लेना, या गवर्नमेंट का फंड लेना। एनजीओ रियल में सेवा भी कर रहा है, जैसा आरएसएस है। आरएसएस एनजीओ है, जिसे हर जिले में डीआरडीए पड़ा हुआ है, वो भी एनजीओ है। एनजीओ का मकसद भी अच्छा है, ऐसा नहीं है खाली खराब ही मकसद है। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो वनवासी सेवा केंद्र जैसे है, वो भी तो किसी से पैसे नहीं लेता है। तो सब लोग अपने अपने पॉकेट में से 10-10 रुपए निकाल करके, और उसको 40 रुपए या 100 रुपए कर लेता है। अगर 10 है तो 100 रुपया हो जाएगा, 4 है तो 40 रुपया होगा। अब 40 रुपए से वो कुछ, ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं कि केवल खराब ही है। अब इसका खराब पक्ष भी है। एक आदमी तो नेता को गाली देने लगा। नेता को एनजीओ से क्या मतलब है? एनजीओ तो जब वो करता है तो पर्सनल करता है, और नेतागिरी का इसमें तो कोई गुंजाइश है नहीं। ऐसे ही ऐसी है, इसका पक्ष भी है, यही मैं चाहता हूँ। जी धन्यवाद श्रीकांत जी। हेलो बाकी के साथी बताएं। हेलो। ये बताइए आदरणीय।
हाँ, अभी ठीक कह रहे थे। अभी उसका पॉजिटिव पॉइंट भी हम लोग को देखना चाहिए। मगर मैं देख रहा था कि भारत में 2025 के डाटा के अनुसार कुल एनजीओ 1 लाख, अभी नरेंद्र जी भी ने अच्छी बात कही, 1,80,000, 1,87,000 दिखते हैं कुल एनजीओ, जिसमें सबसे बड़ा पंजीयन यूपी से आता है। मगर अंतर्राष्ट्रीय जो अनुदान प्राप्त पाया जाता है उनकी संख्या समथिंग 16,800 है एनजीओ की, जिनको विदेशी फंडिंग प्राप्त होता है गवर्नमेंट डाटा के अनुसार। और इनमें सबसे अधिक पंजीकृत कर्नाटक और केरल के हैं। दोनों स्टेटों की स्थितियां देख लीजिए, क्या स्थितियां हैं। हम निगेटिव कितना सोच पाए, पॉजिटिव कितना सोच पाए। अब 1,87,000 में 16,800 को तो निकाल दें, बचे 17 को निकाल दें, 1,70,000। 1,70,000 तो जो स्वदेशी हैं वो तो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, मान सकते हैं। मगर जो विदेशी फंडिंग वाले हैं, सरकार को तो इन पे ध्यान रखना चाहिए कि 1,00,000, अरे 16,800, ये जो विदेशी फंडिंग है, सरकार को इन पे नकल कसने चाहिए, इन पे निगाह रखना चाहिए। स्वदेशी वाले तो कुछ खाए, कुछ पकाए, कुछ तनी मनी जनसेवा किए। यहां तक समझ में आया, चलो भाई, नेहरू जी के अनुसार देश का पैसा देश में रहा, खाए चाहे जुगाए। मगर जो विदेशी फंडिंग है, इन पे तो रखना चाहिए कि विदेशी फंड किस मार्फत में आ रहे हो, क्या खर्च हो रहे हैं इनके, और इनकी गतिविधियां, कार्य गतिविधियां क्या है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। तो आगे के साथी बताएं। अनिल कुमार जी, निशा जी, शीला गुप्ता जी, कोई भी साथी बताएं। हेलो। जी आदरणीय, बताइए। आज की चर्चा में सम्मिलित सभी साथियों का अभिवादन है। आज की जो चर्चा हो रही है वो एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था और सरकारी संस्था। तो ये जो संस्थाएं हैं वो जो भी, चाहे वह विश्व का कोई भी देश हो, जो अविकसित देश है या विकासशील देश है, इन देशों में विकसित राष्ट्रों की मदद से या जो उद्योगपति हैं पूंजीपतियों की मदद से या उस राष्ट्र की सरकार की मदद से गरीब हैं, मजदूर हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, इन सबों में जो शिक्षा की समस्या है, जो स्वास्थ्य की समस्या है, बच्चों का कुपोषण का समस्या है, महिलाओं का कुपोषण का समस्या है, इनकी जो शैक्षणिक स्थिति बहुत खराब है, इनकी आर्थिक स्थिति जो है सो बहुत दयनीय है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निदान करने के लिए सरकार भी जो है नाना प्रकार की कई संस्थाएं चला रही है।
महिलाओं का समूह है, आंगनबाड़ी है, तो मध्याह्न भोजन है, बहुत सारी योजनाएं जो हैं सो सरकार भी चला रही है और जो एनजीओ हैं वो भी चला रहे हैं। पर्यावरण का समस्या है तो जहां भी मानवता को उनकी मूल अधिकार का अगर कहीं हनन हो रहा है या उनकी भावनाएं आहत हो रही है या उनको किसी प्रकार का अनावश्यक कष्ट हो रहा है, उनका शोषण दमन हो रहा है, इन सब बातों का सारी संस्थाएं जो हैं तो उठाती हैं। लेकिन जब हम नजर उठा के देखते हैं, अभी हमारे बहुत साथी हैं जो इस विषय पर बहुत ही गंभीर गंभीर चर्चाएं किए हैं और बातों को रखी है। 1,87,000 संस्थाएं चल रहे हैं। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो पता नहीं चलता है कि कहाँ कौन संस्था एनजीओ का है, क्या कर रहा है, कहीं कुछ दिखता नहीं है। लेकिन संस्थाएं हैं। अब कोई भी संस्था है या उसमें जो भी उस संस्था के कार्य में जो लगे हुए हैं, जनहित में, मानव हित में, कोई भी संस्था बिना धन का तो चल नहीं सकता है। धन से ही किसी भी जो व्यक्तियों को आवश्यकता है उसकी समस्याओं का समाधान जो है, आवश्यकताओं का समाधान जो है सो हो सकता है। तो इसके लिए कई प्रकार की जो कि समस्या नहीं भी है, उन समस्याओं को भी विदेश के पटल पर या सरकार के पटल पर रखकर और उसके लिए आर्थिक मदद लिया जाता है। अब वो आर्थिक मदद जो है वो सही व्यक्ति के पास कितना पहुंचता है, कितना काम होता है, कितना नहीं होता है, इन विषयों पर काफी चर्चा हुआ है। आज पर्यावरण के नाम पर भी, वन कटाई के नाम पर भी और वन लगाने के नाम पर भी बहुत सारी पैसा जो है सो फंडिंग विदेशों से होता ही है। अब बहुत सा ऐसा भी फंडिंग विदेश से होता है जो कि उनमें सामने तो ये दिखता है कि वो मानव हित के लिए है, लेकिन उन कार्यों से अप्रत्यक्ष रूप से उनको किसी न किसी प्रकार से उनका कुछ मिशन रहता है, वो अपने मिशन को उसमें जो है सो साधते हैं। जैसा कि जो भी चाहे मिशनरी के लिए जो आर्थिक मदद आता है या मुस्लिम कंट्री से जो आर्थिक मदद आता है, तो जहां तक हम मिशनरी का जो मदद आता है तो हम ये तो देखते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये की आप अपनी भाषा ठीक करिए, मुंह की गंदगी निकाल दीजिए।
जब तक आपके मुंह में मैल भरा हुआ है तब तक मोहन जी आप कोई कंटिन्यू करिए। उत्तर देना उचित नहीं है। नहीं, कुछ कह रहे हैं मुनि जी? नहीं नहीं मुनि जी मोबाइल पे लिख रहे होंगे, आप बताइए। अच्छा अच्छा। तो जो मिशनरी का जो एनजीओ चलता है तो उसमें तो हम देखते हैं कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य में और बहुत ही इंटीरियर रूरल क्षेत्र में, एकदम पहाड़ के नीचे बहुत ही जंगल में वो अपने मिशनरी को चलाते हैं, और उससे जो निम्न स्तर के कोड़ाकू हैं, कोरवा हैं, परहिया हैं, बहुत से जो, लेकिन क्या है कि वो मैं तो मानव हित को, आजादी के बाद की बात कह अपनी रहा बात हूँ। को कहते हैं और करते भी हैं, आजादी के बाद लेकिन उसमें जब बहुत नेहरू बड़ा इनका मिशन रहता है गांधी के धर्म खिलाफ परिवर्तन का। और हम अपने लगातार आंख के सामने योजनाएं बनाने और लगे। अपने इस उम्र में ही देखते हैं नेहरू, कि यहाँ पर की सावरकर, एक जो है कि अंबेडकर नहीं थे क्रिश्चियन, सब वो आज लॉर्ड माउंटबेटन के तादाद संपर्क में में जो आ है गए क्रिश्चियन धर्म और को गांधी को स्वीकार किनारे किया। कर दिया गया। मुस्लिम एनजीओ में ही तब ये आप सामने देख ही रहे हैं मैं कि कितना नेहरू के विरुद्ध आतंकवाद हुआ, का, उग्रवाद क्योंकि का जो है सो, मैं गांधी और विचारों को मानने सिवाय वाला हिंद हूँ। की जो है सो ये अपनी कल्पना को लेकर के और कितना जो है धन का सावरकर दुरुपयोग भी कर रहा है। तो ये लॉर्ड सारी जो माउंटबेटन है धर्म की आड़ पर, के साथ बैठते थे अच्छा, कुछ जो है और नेहरू भी बैठते थे, वो विदेशी व्यापार और को ये सभी बढ़ाने के लिए गांधी से उसका अलग योजनाएं सहयोग बना और रहे थे। सहायता करते हैं। तो मानवता का तो हित होना चाहिए, और कुछ कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जो है सो किसे अहित ही कर रहे हैं, लेकिन जो 1,87,000 का भी हमारे केसरी जी ने कहा, हमको ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ कहाँ पर क्या करते हैं कि केवल बस रजिस्टर में और पन्नों में है, और उसका उसी में जो इसे काम दिखाते हैं और आर्थिक का लाभ लेते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो है विभाजन की सहमति दी का पटेल ने और समझने की आवश्यकता है। और दोष डाल दिया गांधी पर। हमारे साथी बहुत चर्चा इस मैं पर किए हैं कैसे और बात को चुपचाप रखे इसको हैं, और स्वीकार कर हमारे लूं। साथी जिनको कि इनका अनुभव है वो रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। आगे के साथी बताएं। वैद्यराज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? रामानुज ठाकुर जी, अनिल कुमार जी, शिला गुप्ता जी आप कुछ बताएं। मैं आज देर से जुड़ा हूँ। जी जी जी। हेलो। जी बताइए आदरणीय। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे किसी, अभी शायद संजय जी ने बताया है कि एक तीसरा एनजीओ है जो कि गांव देहात में चलते हैं, जैसे जो सामाजिक काम के लिए करते हैं। जैसे कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, वो गरीब घर से है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो कुछ लोग मिलकर पैसे इकट्ठा करके उनकी शादी करा देते हैं। या किसी घर में कोई बीमार है, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में उसका इलाज करा देते हैं। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा क्यों नहीं मिलता है? क्यों उन्हें लोग रोकते हैं ऐसे काम के लिए? बहुत ऐसे लोग हैं, उनके घर के लोग भी रोकते हैं कि क्या तुम फालतू के काम में करते रहते हो। मेरे ख्याल से तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। जी ठीक है, मैं सहमत हूँ। समस्या ये आती है कि जो बाहर से जो पैसा आता है उनको बाहर की ही से फंडिंग होती है और उन्हीं को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे विदेशी नियंत्रण में रहते हैं
और बड़ी बड़ी संस्थाएं जी। फंड करती हैं, उन्हें सम्मानित करती हैं मंचों पर। इसीलिए बाकी के जो एनजीओ हैं वो उतना ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, या फिर करते हैं तो वो लोग अपने आपसी चंदे से या पैसा जुटा जुटा कर जो है मदद कर पाते हैं। जी, कोई और साथी बताएं। हाँ जी, ठीक। सुनील देव जी हाथ उठाए हैं। जी बताइए आचार्य जी। जी प्रणाम बाबा, सभी साथी नमस्कार। देखिए, जहां एनजीओ की बात है, मैं समझ रहा हूं लगभग जितने एनजीओ हाई प्रोफाइल है या जिनको मदद विदेशी फंडिंग मिलती है, वो सब लगभग लगभग राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से मतलब ये है कि राजनेताओं के संरक्षण में चलते हैं और चल रहे हैं। मैं जब अपना विद्यालय चला रहा था, 21 में मैंने वो विद्यालय को क्रय कर दिया था, तब उस विद्यालय में हमने एक विधायक बुलाए थे, कुशाग्र सागर, और उस कुशाग्र सागर विधायक के एक क्षेत्रीय व्यक्ति थे, कार्यकर्ता कहिए, दलाल कहिए, एजेंट कहिए, जो भी कहिए, प्रताप जी। वो हमारे पास आए, काम से बड़े प्रभावित थे। बोले आचार्य जी आप बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, हम आपको 10 लाख रुपए दिलवा देंगे विधायक जी से, विधायक निधि से, परंतु आपको एक काम करना। ये बात उन्होंने बाद को बोली, काफी बातें इधर उधर की करते रहे। उसके बाद बोले कि आपको पहला चेक जो है वो विधायक जी के खाते में ही भेजना पड़ेगा। 2 चेक आएंगे 5-5 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए आपको विधायक जी के लिए देने पड़ेंगे, 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। मेरी हंसी निकल गई और मैंने कहा ठीक है, 5 लाख रुपए मिल रहे हैं सरकार से तो क्या दिक्कत है, ले लेते हैं। बोले हाँ यही बात हम कह रहे हैं। तब मैंने कहा वो पैसा विधायक जी के खाते में जाएगा, वो सरकार के खाते में जाएगा। सरकार से मतलब ये 10 लाख रुपए सरकार से आएगा, राष्ट्र का आएगा, हमारा टैक्स जाता है वही आएगा। तो वो पैसा लिखित में विधायक जी के खाते में होगा कि ये 5 लाख रुपए रिटर्न कर दिए, 5 लाख रुपए विद्यालय को मिले। बोले नहीं नहीं, वो आपके विद्यालय के लिए ही 10 लाख रुपए होगा, और 10 लाख रुपए को आपको साइन भी करने पड़ेंगे कि आप 10 लाख रुपए जो है आपने प्राप्त किए। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और इधर उधर की बातें हुई। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी जो एनजीओ जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो नेताओं के द्वारा है। जैसे ब्रजभूषण जी हैं, एक सांसद रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी पकड़ है राजनीति में। उनके लगभग 70 से 100 विद्यालय चलते हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं उसमें, यूनिवर्सिटी भी है, और महाविद्यालय भी है, इंटर कॉलेज भी है। दूसरी, मैं अभी आ रहा था उस दिन दिल्ली कार्यालय के लिए, बस से आया था, तो गढ़ से निकल के और गजरौला के बीच में उनका एक कॉलेज, उनका बोर्ड, उनका फोटो मुझे दिखाई दिया था। कहने का मतलब यह है कि जितने भी जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, जो एनजीओ के द्वारा चल रहे हैं, ट्रस्ट के द्वारा चल रहे हैं, वो लगभग लगभग राजनेताओं के संरक्षण में हैं, और उन्हीं में भ्रष्टाचार, करप्शन देखने को मिलता है। जहां आम आदमी है और आम आदमी के द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन कराया है, एनजीओ छोटा मोटा बना लिया है, वो वास्तव में सेवा भी करता है और कार्य भी करता है। हाँ इतना जरूर है कि वो जो समय दे रहा है उसके लिए, तो उसमें से कुछ पारितोषिक के रूप में अपना निकाल लेता है, या मान लेता है भाई मैंने समय दिया है, मेरी आजीविका का कोई और साधन तो है नहीं, तो उससे ही मैं अपना खर्चा चलाऊं। इतना तो हो सकता है। कई एनजीओ मेरे क्षेत्र में हैं और कई लोग जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे इस तरह से अपने अपने चला रहे हैं, जैसे मधुमक्खी पालन है, और भी बहुत सारे इस तरह के हैं। दूसरी बात यह है कि यदि हम देखें राजनेताओं के दलों को, या जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या है, वो भी तो एनजीओ ही हैं एक प्रकार के, क्योंकि जो दल बने हुए हैं वो दल भी तो किसी चंदा के आधार पर चलते हैं,
और उस चंदा के आधार पर ही उनका कोई लेखा जोखा आज तक स्पष्टीकरण देना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आपका जो है लेखा जोखा होना चाहिए। बॉन्ड के पीछे बहुत सारी बातें इस तरह की आई थी सामने जो है इसी सरकार में पारदर्शिता की थी, लेकिन पारदर्शिता हो नहीं पाई। दूसरी एक चीज आती है कि जहां पर हमारी सरकारें या सरकार से मतलब राजनेता ही इस चीज को संरक्षण देते हो, और जितने भी सरकारी काम होते हैं जो है वो सब कंपनियों के द्वारा होते हैं, उससे भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। जो कंपनियां हैं वो किस तरह से सड़क डलवाती हैं, कुछ अन्य जो बड़े बड़े पुल हैं, बांध हैं, या जो इस तरह के काम हैं वो करते हैं, ये सबसे जग जाहिर है, छुपा हुआ नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि देखिए सुधार हमेशा जो है वो नीचे से होता है। नीचे का मतलब ये है कि व्यक्ति से सुधार होता है, और सफाई हमेशा ऊपर से होती है। जैसे आप मकान में भी उदाहरण दे रहा हूं, मकान में सफाई करेंगे तो छत से करके लाएंगे सफाई, नीचे से नहीं करेंगे। पहले फर्श को साफ नहीं करेंगे, फिर छत को साफ नहीं करेंगे, पहले छत साफ करेंगे, उसका कूड़ा नीचे आ जाएगा, फिर सारा एक साथ निकालेंगे, फिर दीवार करेंगे, फिर ये करेंगे। और सुधार हमेशा नीचे से होता है। तो सुधार व्यक्ति का होना चाहिए, और सफाई यानी जो व्यवस्था के जो है वो ऊपर से होनी चाहिए। दूसरी बात ये, जैसे संवैधानिक बात के लिए बहुत बार हम लोग कहते भी हैं संवैधानिक सुधार हो, संवैधानिक, किसी भी सरकार की इच्छा शक्ति इस बात पर जागृत नहीं होती कि भारत का करप्शन भ्रष्टाचार समाप्त हो, क्योंकि व्यक्ति के उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी समर्थन मिल जाता है। यदि मेरा पक्ष खुद के पाले में आ जाए कि मेरा काम बनना है, मैं कुछ कम योग्यता रखता हूं, ले दे करके मेरा काम चलता है, तो मैं दूसरे का अहित करने के लिए तैयार हूं। 17 लोग जुड़े हुए हैं इसमें। दूसरी चीज एक और आ जाती है कि जब ऐसी मानसिकता, ऐसी दृष्टि बन जाए, तो वहां पर हम लोग केवल बात कर सकते हैं, लेकिन सुधारात्मक कोई तरीका या उसका एक व्यवहारिक रूप में नहीं निकल सकता, नहीं निकल पाता है। दूसरी बात एक और है कि जितने भी भ्रष्टाचार के या जितने भी जो आधार हैं, वो सब से या तो संवैधानिक संरक्षण है, या राजनेताओं का संरक्षण है, या पूंजीपति जैसे हम कहते हैं, या जो राजनीति में दखल रखते हैं, उन लोगों के संरक्षण में है। किसी समाज के व्यक्ति से, छोटे व्यक्ति से, गरीब व्यक्ति से, या जो राजनीति से दूर है, उसके द्वारा ये चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। वो हाँ थोड़ा बहुत इस तरह का हो जाए, उसमें न्यायपालिका हो सकती है, कार्यपालिका हो सकती है, विधायिका हो सकती है। अंतिम बात मैं यही कहता हूं, व्यक्ति का सुधार जो है वो नियति से होगा, जहां छोटी मोटी हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, जिम्मेदारी, दायित्व को समझें, और जो व्यवस्था की बात है, बड़े बड़े उन चीजों को, उनका सुधार संवैधानिक स्थिति से, नेताओं के स्तर से ही होगा, दूसरे कोई तरीका नहीं हो सकता। एक बात लास्ट में कह रहा हूं, ये लाइनें बड़ी प्रिय हैं। हर व्यक्ति की वसीयत में ईमानदारी लिखी पाई है, हर व्यक्ति की वसीयत में ईमानदारी लिखी पाई है। बड़ा हैरान हूं ये देखकर कि बेईमानी फिर कहां से आई है, बड़ा हैरान हूं देखकर कि बेईमानी फिर कहां से आई है। तो ये जो चीजें हैं, बस हम लोगों को या स्थिति परिस्थिति को कहीं ना कहीं व्यवस्था है, और जो संरक्षण जिन लोगों का प्राप्त है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को करते हैं कि आप भी इस व्यवस्था में शामिल हो जाइए और इसमें करिए। मजबूरी व्यक्ति की बन जाती है, वो उसमें जुड़ जाता है। एक छोटी सी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मैं यदि बदायूं किसी काम के लिए जाऊं, और बदायूं किसी भी चीज के लिए मुझे 2-3 तारीख दे दी जाए कि आप कल आइए, परसों आइए, कोई भी चकबंदी तहसील किसी का भी काम आप ले लीजिए, व्यक्ति सोचता है यार मैं अपनी एक दिन की काम खराब करूंगा, 200 रुपए किराए में लगते हैं, क्यों ना 500 रुपए दे करके वो इस चीज को बॉन्ड कर रहा है। अगर अगला काम अगली डेट को आपको बोला है कल आइए, परसों आइए, तो उसका साफ इशारा है कि आप उसको कुछ दीजिए। आपने वहीं पे बाबूजी देख लीजिए, ये कर दीजिए, कहाँ मतलब जो है जो भी मिठाई सिठाई आप, अच्छा ठीक है देख लेते हैं, वहां 100-200 500 रुपए काम के हिसाब से आप देंगे, वो काम आपका हो जाएगा। मैंने कई बार ये बात रखी है कि जिस तरह से हमारे जो
रेलवे के स्टेशन होते हैं वहां पर पूछताछ केंद्र होता है, क्यों ना हर विभाग में, तहसील लेवल में या जो रजिस्ट्रेशन है उसमें या अन्य चीजों में, हर जगह सरकारी ऑफिस में एक पूछताछ केंद्र क्यों ना बनाया जाए। उसमें लेकर के कि साहब इस पैसे का कितना, इस काम के लिए कितना, इस काम के लिए क्या है, स्पष्टता पारदर्शिता हो, वो लेकर के हम जाएंगे। लेकिन कहीं कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकारों की मंशा, नेताओं की मंशा कहीं इस भ्रष्टाचार को लेकर के गंभीर नहीं है और ना ही इसे समाप्त करने की दूर है। पीटा जरूर जाता है। एक बात और कह रहा हूं, जैसे कोई भारत में बड़ी घटना होती है, जैसे अभी दिल्ली का जो कांड हुआ है या अन्य कांड हुआ है, दो पक्षों में लोग बंट जाते हैं, वो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है। दूसरी एक चीज है, जब सरकारों से बहुत ज्यादा कड़ेपन से पूछा जाता है तो सबसे पहले यही कहेंगे कड़ी कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सक्रियता के साथ या ईमानदारी के साथ हमने जांच कमेटी टीम बना दी है, बहुत जल्दी आपके सामने जो दोषी है वो पकड़े जाएंगे। ये एक घटना में नहीं, लगभग सभी घटना में होती है और अगली घटनाएं फिर उन चीजों को दर्शाई जाती हैं। इसका मतलब यही है कि हम कहीं कोई गंभीर नहीं है, समाज के हाथ में, जनता के हाथ में, व्यक्ति के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, वो स्वयं ईमानदार रह सकता है लेकिन व्यवस्था में आकर के वो वैसा हो जाता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। बाबा जी, आप कुछ विषय पे रखेंगे? या कोई और साथी बताएं? मैं समाधान पे कुछ कहना चाहूंगा राय साहब। समस्याएं जी बताइए। समस्याएं दो चार उठी हैं। जैसे कि एनजीओ क्या करते, तो हम लोग देख रहे हैं कि भारत में भ्रूण परीक्षण जो है उसकी टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका से आई और परिवार प्रबंधन का कार्य एनजीओ ने खूब किया और सारा फंड विदेश से आया। उसको लेकर अभी यूट्यूब पर जो है एक अंग्रेजी राइटर है, अमेरिकी राइटर हैं, उनकी एक किताब जो है आई थी, जो उस समय उन्होंने लिखी थी दिल्ली को देखते हुए कि जिस तरह से चीन की आबादी बढ़ रही है लगभग उसी गति से भारत की भी आबादी बढ़ रही है और जब आबादी बढ़ेगी तो हिंदू बहुसंख्यक हो जाएंगे और जब बहुसंख्यक हिंदू हो जाएंगे तो इन्हें अस्थिर कर पाना मुश्किल होगा। या तो बढ़ती आबादी साम्यवाद लाएगी, ये रूस और चाइना की तरह हो जाएंगे, या मजबूत लोकतंत्र आ जाएगा, इसलिए इनको अस्थिर करवाना मुश्किल होगा। तो अमेरिका को इसको रोकना होगा अगर भारत पे नियंत्रण आगे रखना है। तो उन्होंने इस विषय पे काम किया और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई लिंग परीक्षण का। अब भ्रूण हत्याएं वहां दर्ज हुई जिनकी संख्या आज भी दर्ज है। तो यह काम एनजीओ करते हैं, विदेशी संस्थाएं करती हैं और सरकारों को मजबूर कर देती हैं कि उनके कार्य को रोका न जाए। और हम आज देख रहे हैं कि लगभग लोग जो है वह एकल होने की कगार पर हैं। आने वाली पीढ़ी उनकी जो है, उनके परिवार में सिर्फ एक बच्चा ही रहेगा, उसके कोई भाई बंधु नहीं रहेंगे। ये कुछ लोग तो हो ही गए। यह एनजीओ का किया हुआ कार्य। दूसरी बात कि ये लोग, नरेंद्र यादव जी ने कहा कि लोग गलत क्यों हो जाते हैं। हमारे यहाँ व्यापारी जनसेवा करते थे, समाज सेवा करते थे, लेकिन मेरे यहाँ व्यापारी को वैश्य को द्विज होना पड़ता था। यह उसके लिए मजबूरी थी। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी।
तो जो व्यवसायी द्विज होगा, जो किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त होगा, उसकी नियत अधिक स्पष्ट और सही होने की संभावना ज्यादा रहेगी। और जो व्यवसायी सिर्फ अपने प्रॉफिट को देखेगा, हम लोग देखते हैं बाबा जी को, जो एक व्यवसायी हैं और होते हुए भी वे द्विज हैं, उनका जो प्रोग्राम है वो अन्य व्यवसायियों से अलग है। पैसा तो सभी लोग कमा रहे हैं, तो जो द्विज होते हैं उनका एक अलग रोल होता है। तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जिसे समाज सेवा करनी चाहिए थी, वह व्यक्ति समाज सेवा नहीं कर रहा है। जो दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा, वो टेक्नोलॉजी के लिए प्रतिबंध लगाता है कि हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। वह समाज सेवा कर रहा है। डकैत चोर जो है, हमारे घर में हमारे परिवार को गिन रहा है, हमारे राशन की व्यवस्था कर रहा है, तो वह कितना करेगा? यह काम एनजीओ कर रही है और इसलिए लोग गलत कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। हमारे एक मित्र जुड़े हुए हैं, रामानुज ठाकुर जी। मैं काफी दिनों से देखा हूं, कुछ बोलते नहीं हैं। रामानुज ठाकुर जी मुझे लग रहा है मौन व्रत धारण कर रखे हैं शायद। जी बताइए आदरणीय। अच्छा चर्चा चल रहा है, और लोग बोले। जी जी जी। कोई भी साथी बताएं किसी की बात है तो, अन्यथा कल हम लोग जो है मैं बाबा जी के लेख पर चर्चा करेंगे। एक दो प्रश्न खड़े होते हैं। जी जी बताइए। मैं चाहता हूं कि अगर लोग जुड़े हैं तो जवाब दे दें। जी जी बिल्कुल बताइए। जैसे अभी आचार्य सुनील देव जी ने कहा जो बातें, ये सफाई जो है ऊपर से होती है और सुधार नीचे से होता है। तो लोकतंत्र में जनता तो सुधरने से रही, 2, 4, 10% लोग सुधर भी जाएं, 5% लोग सुधर भी जाएं, तो सरकार सिस्टम को तो सुधार नहीं जा सकता है, क्योंकि बाकी 90% तो ऐसे ही लोग रहेंगे, भ्रष्ट या जातिवाद या अपने नीति के अनुकूल चलने वाले। अब दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ तो समर्थन में भी बहुत लोग हैं, उनके पक्ष में भी बोलने वाले बहुत लोग हैं, विपक्ष में तो खैर बोलना, जो गलत है तो गलत को तो कहने वाले लोग ही हैं। तो जनता तो सुधरने से रही, 2, 4, 5% लोग सुधर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मुनि जी का भी सिद्धांत है कि 2% लोग असामाजिक तत्व हैं, मगर 98% लोगों को डरा के रखते हैं, और 98% शरीफ लोग डरे भी रहते हैं इन 2% लोगों से। धन्यवाद। जी ठीक बात है। कोई साथी बताएं किसी का कोई प्रश्न है तो, या कोई बात रखना चाहे तो। नरेंद्र जी आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ। जी बताइए आदरणीय। वही आचार्य जी कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था। बढ़िया बोला सुनील जी, अच्छा बोलते हैं, मैंने पहली बार सुना। तो वो सही कह रहे थे कि सफाई जो है वो ऊपर से होगी, इसमें कोई शक नहीं। जैसे उन्होंने एक चर्चा कहा था कि स्कूल और ऐसी एक ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, इस पे जो है पूंजी, जो 3% लोग हैं पूंजीवादी, उनका कब्जा है। और बहुत सारे लोग जो हमारे कार्यपालिका के लोग हैं, उनमें जैसे आईएएस सचिव, इन लोगों का पैसा लगा है, और प्लस नेताओं का पैसा लगा हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्राइवेट अपने जो बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल बना रहे हैं। तो सरकारी तंत्र जिसको लोग आज भी गाली देते हैं, मैंने देखा, हाँ उसको सुधारने की है कमी, कमी तो सब तंत्रों में होगी, ये मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन सरकारें आती हैं, लोग आते हैं तो उसको सुधारने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है, कार्यपालिका के लोग और जो विधायिका के लोग मिलके और जो व्यापारी वर्ग है, ये 3 लोग मिल गए हैं अब, जो टॉप के 2-3%, सब नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा, 2% या 1% व्यापारी जो बड़ा टॉप मोस्ट है, ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं, प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए पैसा ज्यादा और सस्ती मैन पावर।
आपने एक चीज सुनी होगी कि अभी एक चर्चा चल रही कि 12 घंटे काम करने का प्रोसीजर लागू करने की व्यवस्था चाल पे बात हो रही है। हो सकता है कि एक आध जगह शायद मेरे नॉलेज में है कि स्टार्ट करने की कोशिश की गई, अभी हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता। अब आप ये सोचो कि अगर 12 घंटे किसी को काम करना हो और उसको ऑफिस या दूर जाने के लिए जहां वो काम करता है 1 घंटा लग रहा हो, तो 1 घंटा आना और 1 घंटा जाना, है ना, और 12 घंटा वो तो 14 घंटे हो गए। और 1 घंटा मान लो ट्रैफिक की व्यवस्था में, तो 14 और एक 15 घंटे। जो बंदा 15 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा। और ये लड़ाई जो है आज की नहीं थी, मजदूर संघ ने जो लड़ाई लड़ी थी वो 1600-1700 ईस्वी में बहुत क्रांति हुई है। तब ये 8 घंटे की व्यवस्था, ओवर टाइम, बोनस और रिवीजन का जो व्यवस्था थी वो हुआ है। क्या ये जो सब कुछ है ये आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार और विरोध ना करना, ये 3 बड़े कारण मुझे लगता है कि एक तो है आर्थिक भ्रष्टाचार है, इसमें कोई मतलब असमानता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, इस पे बड़ी चर्चा हो चुकी है। और भ्रष्टाचार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे। और ऊपर से आप ये सोचो कि छोटा आदमी तो छोटी सी चोरी कर रहा है, बहुत छोटा सा, वो इसलिए कर रहा है कि उसका काम नहीं चल रहा। ये मान सकते हैं कि उसका काम नहीं चल रहा है, इसके लिए उसकी मजबूरी है, वो कर पा रहा है जितना उतना ही कर पा रहा है। लेकिन ऊपर का बंदा कितना कर रहा है, उसकी तो कोई मजबूरी है नहीं और लालच की कोई सीमा नहीं है। तो लालच में अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो तो गुनाह कर रहा है ना। और इस गुनाह की पकड़ने के लिए कोई साधन हम पे बन नहीं पा रहे हैं। क्योंकि चक्कर क्या है कि जब हम चुनाव आते हैं तो हम जाति में और अपने लालच में या स्थानीय उस पर जब जाते हैं, हम अपने बच्चे, समाज और देश के लिए सोच नहीं रहे। सुने, ये सही कह रहे थे मेरे को, आप सुधार जो है हमें अपने से करना पड़ेगा। क्या हम ईमानदार हैं, हम देश के उसमें से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैंने देखा ऑफिस में, अगर एक ऑफिस में 20 लोग हैं सरकारी डिपार्टमेंट की, या मैं प्राइवेट की भी बात कर रहा हूँ, तो उस डिपार्टमेंट में 20 आदमी में 7 ही लोग ऐसे होंगे जो अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर रहे होंगे। मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूँ जिनकी 2.5-2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, वो पूरे दिन में एक पेपर साइन, एक फाइल इधर से उधर या एक पेपर को भी इधर उधर नहीं करते। लेकिन क्या है कि सिस्टम बना हुआ है। और एक बंदा ऐसा है जो बहुत काम कर रहा है लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या वो 20 साल से घर से दूर पड़ा हुआ है और वो बेचारा दबा पड़ा है। तो ये सिस्टम जो बन गया है इसमें बहुत सुधार की जरूरत है और अच्छे लोग जा नहीं रहे। हो क्या रहा है, जब हम नेताओं को चुनते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सबसे दबंग, सबसे गुंडा टाइप का बंदा। और जब हम ये हमारी क्राइटेरिया ये है और वो पैसे के लिए जा रहा है, तो वो क्या सुधार करेगा, उसकी विजन ही नहीं है। देश आजाद हुआ था तो लोगों के पास विजन था कि हम देश को, भाई उन्होंने लड़ा, उस समस्या को समझा, तो उनके पास विजन था। उस समय के नेता चाहे कोई भी रहे हो, चाहे वो सरकार में रहे या नहीं लगे, जो भी लोग थे उस समय उन लोगों के पास विजन था, देश को कैसे आगे बढ़ाना, समाज को आगे कैसे ले जाए। आज के मेरे को लगता है कि विजन को छोड़ो, उनका तो विजन ही पैसा है। और इसीलिए जितने भी लोग हैं उनको, जो अच्छे लोग हैं, जैसे हम लोग संगठन चला रहे हैं, हम लोग ये चाहते हैं, तो हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये मालूम है कि दलदल है, राजनीति एक बहुत बड़ा दलदल है, इसमें अच्छे लोगों को उतरना पड़ेगा। इसके बिना दूर से बैठ के सुधार नहीं हो सकता। अगर लड़ाई लड़ी हो, लग गई हो, और सैनिक बैठ बोले कि मैं तो नहीं उतरूंगा, तो लड़ाई नहीं जीती जा सकती। युद्ध में लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, फायरिंग भी करनी पड़ेगी, तभी जीतो। तो युद्ध अगर हमें ये करना है तो हमें युद्ध में तो धरना पड़ेगा लोगों का, अच्छे लोगों का, तभी सुधार हो सकता है। दूर से बैठ के उपदेश तो दिए जा सकते हैं लेकिन सुधार नहीं किया जा सकता। बस इतना ही कहना था मुझे। जी देखिए, एक बात मैं बोलूंगा इस पर, अच्छी बात बोली थी। देखिए, राजनीति में अच्छे लोगों के जाने के लिए थोड़ी सी समस्या ये है कि अच्छे लोगों के पास पैसा नहीं है, जो ईमानदार हैं या जो हैं। आज का समाज भी ऐसा बन गया है, जब तक आप BMW या स्कॉर्पियो से उनके बीच में नहीं उतरेंगे तो फिर आपको नेता मानेंगे ही नहीं वो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हमारी जो समाज व्यवस्था है, समाज व्यवस्था में हम देखेंगे जितनी भी पार्टियां हैं या जितने भी दल हैं, लगभग उन दलों को सभी को आजमाया है, सभी के लिए मौका दिया गया है, लेकिन वही जो लाइन है सबकी वो एक ही होती है बाद में। मैंने तो अपनी डायरी में यहां तक लिखा है कि जो नेता है वो एक जाति है, एक अलग जाति है सारी जातियों से। जैसे एक नेता बनेगा
वो आपकी ही जाति में से खड़ा होगा, आपकी जाति के ही सहयोग से बनेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी बड़े उस पर पहुंच जाए कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भैया 2 साल में 3 साल में स्कॉर्पियो पाए जाएंगे, बोलेरो पाए जाएंगे, BMW पाए जाएंगे, पब्लिक वहीं रहेगी। तो वो जो भैया ने संघर्ष किया, उसके बाद में जो पहुंचे, उनकी अपनी एक जाति बन गई और वो फिर उस जाति के साथ मिल गए जो नेताओं का एक गोलमाल है। तो पूरी व्यवस्था में हम देखेंगे तो नेताओं की अपनी एक जाति बनी हुई है जो है। और इसको समझने के लिए जो है वो कई बार मैंने चर्चा में भी रखा है। राजीव दीक्षित जी के वीडियो हम सुनते हैं तो उसमें जो है ये चीज स्पष्ट आती है दिखाई। उन्होंने कई नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से बातें पूछी गई हैं, तो मुस्कुरा करके वो यही कहते हैं कि साहब ये समस्याएं हम समाप्त कर देंगे तो हमारी राजनीति का क्या होगा और हमें कौन पूछेगा। तो इन सबके ये है कि राजनीति की इच्छा शक्ति ही नहीं होती कि भ्रष्टाचार को, करप्शन को खत्म किया जाए या किसी भी तरह की जो है वो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाए। उन पर कोई मूलभूत रूप से काम नहीं होता और ना ही कोई इस तरह की कानून व्यवस्था बनती है। जैसे बहुत सारी चीजों के लिए अश्विनी उपाध्याय बोलते हैं, भाई स्विट्जरलैंड भी इसी धरती पर है, वहां भ्रष्टाचार क्यों नहीं है, करप्शन क्यों नहीं है, और भी बहुत से देशों के लिए, क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था इस तरह की बनी हुई है, वहां की इच्छा शक्ति, नेता ऐसे हैं। हमारी नेताओं के लिए तो 10 गाड़ी आगे हो 10 गाड़ी पीछे हो, जो कि विदेशों के नेताओं के बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, भले ही फोटो खिंचवाने के लिए डाल देते हैं, हमारे यहाँ के लोग डालते हैं, गरीबों के यहाँ भोजन कर रहे हैं बैठे हुए, लेकिन एक दिन शायद हो सकता है कर लिए, उसी दिन कर लिया हो, 2-4 गस्से खा लिए हो। और इसी तरह से विदेश में हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी देखेंगे कभी साइकिल से पहुंच गए, लाव लक्सर की उन्हें ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है और ज्यादा उस तरह की। तो ये सारी चीजें जो है वो एक बात कह करके, और आजादी के बाद यदि हम देखें तो 3 लोगों का बहुत हिरास किया गया समाज से। एक तो थे पुरुषार्थी लोग, मेहनती लोग, जो वास्तव में ईमानदारी से काम करते थे। उसने ना तो इस समाज ने कोई उनका पारितोषिक दिया। समाज से मतलब जो संगठन है, चाहे वो हमारे बीच के लोग हैं, चाहे वो अन्य संगठन के लोग हैं या फिर सरकार के। दूसरी बात, ईमानदार लोगों के लिए जो है वो गले की फांस बन जाते हैं, ईमानदार लोग जो है, जो जमीन रखते हैं। दूसरी बात आती है कि जो सज्जन लोग हैं, इन तीनों लोगों की उपेक्षा की गई। उसी का परिणाम है जो आज हम जितनी भी गड़बड़ियां देख रहे हैं, जितना भी सब वो देख रहे हैं, उन ईमानदारों ने, सज्जनों ने और जो पुरुषार्थी लोग थे, उन्होंने कहा चलिए भाई ठीक है जैसा हो रहा है। वो आत्मसंतुष्ट लोग थे, अपने आप को बचा करके उन्होंने अपनी व्यवस्था को जो है कर लिया और उस दलदल में नहीं गए। जी धन्यवाद। आचार्य जी, मैं दो शब्द कहना चाहूंगा सजेशन के तौर पे। हेलो, जी बताइए बताइए। हाँ, आपकी बात अच्छी है, मैं अच्छी चर्चा हो रही है, तो मैं 2 शब्द और कहना जो उसमें जोड़ना चाहूंगा। आपकी बात सही आगे मैं ये है, जैसे आपने जो कहा, मैंने एक बार पहले भी चर्चा में कहा था कि जो नेता, ये जो पॉलिटिशियन चल रहा है, इसमें है क्या कि मुझे ये लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो हम इसमें जो ये बाउंडेशन नहीं है ना कि कोई भी नेता, जैसे विदेश में क्या है, एक राष्ट्रपति को कई जगह ऐसा है कि भाई वो 5 साल के लिए चुनेगा, उसके बाद नहीं चुनेगा, कई जगह ऐसा भी नियम है। तो हमारे यहाँ क्या नियम है, हमारे यहाँ एक नेता बन गया, वो 20 साल है चाहे 25 साल है, या उसकी पूरी फैमिली चली पड़ी, मतलब फैमिली से तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बंदा पर्टिकुलर वो दूसरे टर्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये बाउंडेशन होनी चाहिए, जो कि राजनीति में है नहीं, यहीं से गड़बड़ हो रहा है। भाई हम जब राजनीति में कोई बंदा आ रहा है तो वो सेवा भाव ये मान के चल रहा है ना कि सेवा के लिए आ रहा है, इसीलिए तो उसे 5 साल या 1 साल में उसे पैसा मिलता है पूरी जिंदगी। एक जनरल बंदा 60 साल सर्विस कर रहा है, तो उसकी पेंशन के लिए तो लोगों को दर्द है। मेरी बात सुनिए, मैं छोटा सा खत्म कर रहा हूँ, है ना। और एक नेता एक महीने के लिए भी बन जा रहा, तो वो पूरी जिंदगी पैसे ले रहा है ना। तो ये जो सिस्टम है, ये जो अंतर है, ये खत्म करने की जरूरत, और नेता इसको करना नहीं चाहते। इसमें आम आदमी पार्टी पहली बार अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा के आए थे, उन्होंने कोशिश की तो उन पार्टी को ही खत्म कर दिया, क्योंकि वो जनरल लोग जा रहे थे उस पार्टी में। भाई हाँ, ये हो सकता है कि उसमें करप्शन आ गया, लेकिन इन लोग, जो राजनीति लोग थे, इन्होंने सोचा हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी, तो इन लोगों ने उसको बंद करें। उन्होंने कई काम अच्छे करे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे अच्छा काम करने की कोशिश की। लेकिन अब ये जो सुधार हो जाए कि अगर हम एक टर्म के बाद नहीं होगा, और जो इस टाइप के चुनाव, इसमें बहुत सुधार की, जैसे हम लोग संविधान सभा की बात करते हैं ना, इसमें राजनीति में भी सबसे ज्यादा सुधार की जो तो यहीं पे से, और इसी से देश गड़बड़ हो रहा है, और यहाँ सुधार हो नहीं पा रहा जी, क्योंकि हम लोगों के हाथ में नहीं है ना सुधार। हम कैसे सुधार करें, इसमें सुधार करने की जरूरत यहाँ पे, और ये अगर सुधर गया तो सारा देश अपने आप सुधर, क्योंकि ये तो नहीं कर रहे हैं काम,
ये हमारे साथ हमारे लिए काम ही नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं ना। सही बात दिक्कत यहाँ है। हाँ जी ठीक है, नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है। ये हाँ इस विषय पर चर्चा कभी और हो जाएगी, आज का विषय अलग है। कल का ठीक ठीक ठीक, रहेगा वो चलिए समसामयिक रहेगा। हम लोग चर्चा करते समय थोड़ा ये ध्यान दें कि विषयांतर ना हो। तो कल चर्चा जो रहेगी वो मुनि जी के लेख पे है। मुनि जी ने एक लेख लिखा है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस लेख को पढ़ लें। मैं एक लेख आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। मुनि जी ने आज पर्यावरण पर एक लेख लिखा है, तो इस लेख को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस लेख पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद, चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।